हेलो नमस्कार दोस्तों, चैन ऑर्बिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ का बैच स्टार्ट कराने जा रहे हैं। मैथ के बैच में जैसे कि आपको पता है कि पहले नंबर सिस्टम ही पढ़ते हैं, तो नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे हम, कंप्लीट मैथ करेंगे इसमें। तो जितना उसके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। और साथ ही साथ यदि आपको जॉब से जुड़ी अपडेट चाहिए तो हमारे जो दूसरे चैनल जॉब एनालिसिस को भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। उस चैनल पे जॉब से जुड़ी हर एक अपडेट दी जाती है कि फार्म कब आते हैं, फार्म कैसे भरे जाएंगे, आंसर की कैसे निकाली जाएगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी, या फिर एडमिट कार्ड कैसे निकाले जाएंगे, या सिलेबस या पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, उसमें सारा कुछ बताया जाता है। और साथ ही एक अपडेट और देनी है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, मतलब जो भी वीडियो बनाते हैं हम, क्योंकि हमने मैथ मैथ का बैच स्टार्ट करके है, ये तो मैथ का बैच है, उसके साथ ही हरियाणा जीके का बैच स्टार्ट करके है और साथ ही हिस्ट्री का बैच स्टार्ट करके है। तो उनकी भी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम, मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज पढ़ेंगे हम संख्याएं और उनका प्रकार। ठीक है, संख्याएं और उनका प्रकार, मतलब संख्याएं क्या होती है पहले तो, और संख्याओं के प्रकार कितने हैं। ठीक है, इससे ही शुरुआत करेंगे, इससे शुरुआत होती है मैथ की। संख्या उसके प्रकार पहले देख लेते हैं कि संख्या क्या होता है। संख्या 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 आपको कोई भी गिनती, ठीक है, संख्या कोई भी गिनती होती है जो आपके आगे गिनती आ गई, जैसे एक आ गया, दो आ गया, पांच आ गया, आठ आ गया, या फिर एक दो आठ नौ 10 11, ये इतनी बड़ी संख्या आ गई, ये भी एक संख्या है। ठीक है, कोई भी गिनती आपके आगे आ गई, 1 से 100 तक हो, 1000 तक हो, कहीं तक भी हो, वो संख्या होती है। फिर देख लेते हैं संख्या और अंक में अंतर। एक होती है संख्या, एक होता है अंक। इसमें अंतर कैसे करना आपको, कि मतलब कई बार पूछ लेता है कि जाते जाते, वैसे पेपर में तो खास कर आता नहीं है सवाल, फिर भी आपके पेपर में कभी आ जाए, भूला बिसरा कभी सवाल आ जाए और इस सवाल को देख के आप समझो कि ये तो किसी ने कराया ही नहीं, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। छोटी इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये। जैसे संख्या, संख्या तो होगी कोई भी गिनती, जो भी आपको गिनती नजर आ गई संख्या। फिर अंक को समझ लीजिए, अंतर वैसे ही पता लग जाएगा। अंक अंक होते हैं सिर्फ 10। 10 कौन से? 0 से 9 तक। 0 से 9 तक आपके अंक हो गए। और जो 0 से और अनंत तक जो भी होगी वो संख्याएं होगी। ठीक है, संख्याएं कितनी भी हो सकती है, मगर अंकों की संख्या, मतलब अंक है अपने पास 10 टोटल। ठीक है, इन 10 अंकों से ही मिलकर अंकों को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। डिजिट और संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। नंबर, ठीक है। ये इन 10 अंकों से मिलकर ही हर एक संख्या बनती है, इनसे बाहर कोई भी संख्या नहीं बनेगी। आज तक जो भी आपने संख्या देखी है, इन 10 अंकों से ही बनेगी। अंक सबसे छोटे होते हैं, उससे बड़ी होती है संख्या, इनसे मिलकर ही बनती है। जैसे कि आपको अंतर करना आ जाए, आपके पास आपके सामने 4 ऑप्शन दे दे वो, कि इसमें से संख्या कौन सी है। ठीक है, जैसे उसने दे दिया एक 100, 99, 7 और 19। ठीक है, छोटी छोटी संख्या दे दी मैंने। तो इसमें से यदि पूछे संख्या कौन सी है, और पांचवा ऑप्शन आपके पास, यदि ऑप्शन आपके पास पांचवा नहीं है, तो आप इसको या तो खाली छोड़ जाओगे, या फिर जो आपका आंसर की ऑब्जेक्शन निकलता है, वो ऑब्जेक्शन में भर दोगे, क्योंकि हर एक इसमें से संख्याएं हैं। यदि वो अंक पूछता कि अंक कौन सा है, तो अंक, वो अंक नहीं है। 99 अंक नहीं है, 19 अंक नहीं है, 7 अंक है, मतलब 0 से 9 तक अंक होते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं संख्याओं के प्रकार। जो संख्या का पहला प्रकार आता है वो आता है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, संख्या पहला प्रकार कौन सा आ गया अपना? प्राकृत संख्याएं। साथ ही साथ ये तो नोट कर लीजिए, नोट नहीं करना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि इतने गलत मास्टर नहीं है हम कि आपको नोट्स ना दें, क्योंकि हमें पता है सुस्ती बहुत चढ़ी है भाई साहब आप पे। लिखना तो भाई नहीं, लिखो ही क्यों, लिखा तो काम ही आएगा भाई साहब। किसी ने काफी वो क्या आएगी, कुल्फी वाले को बेचेंगे। तो इसलिए पहला प्रकार, प्रकार देख लेते हैं, प्रकार ही लिख लेते हैं यहाँ। प्रकार, पहला प्रकार हो गया प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, और इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक को नेचुरल कहते हैं और संख्या कहते हैं नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि पहले जीरो की खोज नहीं हुई थी, जीरो था नहीं, जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। ठीक है, उसके बाद जो उससे पहले संख्याएं थी, उससे पहले संख्या क्या थी? एक से शुरू होती थी, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 अनंत तक, ठीक है। ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती थी, प्राकृतिक संख्या होती थी, अब भी यही प्राकृतिक संख्या है। जीरो को छोड़कर जो भी संख्याएं हैं, जो भी धनात्मक संख्याएं हैं, उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। फिर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में एक ही अंतर है कि पूर्ण संख्या में जीरो जुड़ जाता है। जीरो जुड़ने के बाद मतलब कि जीरो ऐड हो जाता है इसमें। आर्यभट्ट ने जीरो ही खोज की थी, और ये जीरो आपके पेपर में काम आता है, आपको पता ही होगा। तो आर्यभट्ट ने जीरो ही खोज की थी। उसके बाद ये जब जीरो इन अंकों में जुड़ी, इन संख्याओं में जुड़ी, तो ये सारी संख्याएं मिलकर जीरो को मिलाकर क्या बनेगी? पूर्ण संख्याएं। मतलब कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं से एक ज्यादा है पूर्ण संख्या, पूर्णतः जीरो। जीरो ने भी अपना मतलब कि वर्षक दिखाया यहाँ। इसके बाद आते हैं पूर्णांक, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं होगी, पूर्ण संख्याएं होगी, इसके बाद आते हैं पूर्णांक। अब देखते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे अब तक करी हमने धनात्मक मतलब की जो पॉजिटिव वाली प्लस वाली संख्या है, सिर्फ उनकी बात करिए। पूर्णांक में आ जाती है माइनस वाली संख्या। पूर्णांक, पहले पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक की परिभाषा, पूर्ण अंक, पूर्णांक, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पूर्ण अंक। तो पूर्ण अंक कैसे होते हैं? पूर्ण अंक जैसे कि ये होगी जीरो, जीरो से इधर वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, कहीं तक भी अनलिमिटेड होती है संख्या। संख्याओं की कोई संख्या नहीं होती, ठीक है। संख्या की गिनती नहीं की जा सकती, अनंत तक होती है। उसके बाद इधर -1, जीरो से इधर होगा -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये भी अनंत तक हो गया। ये होते हैं पूर्णांक। इन सबको मिलकर जो बनते हैं पूर्णांक, इनमें जीरो भी आ गई, ठीक है। ये मतलब अपूर्णांक होते हैं दो तरह के, एक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, और एक धनात्मक। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं माइनस वाले, जीरो से इधर वाले, ठीक है, माइनस वाले। और धनात्मक पूर्णांक होते हैं प्लस वाले। मतलब कि जो संख्या अपनी होती है जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत, और इधर वो होती है धनात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं माइनस वाले, ठीक है। और इन सबको मिलकर बनते हैं पूर्णांक। इन सबको मिलकर क्या बनते हैं? पूर्णांक। और जो जीरो है, जीरो, वो ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, धनात्मक, और न ही ऋणात्मक है। ये आपको नोट कर लेना है, ऋणात्मक, ठीक है जी। ये हो गया आपके पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक हो गए माइनस वाले, और धनात्मक पूर्णांक हो गए प्लस वाले, ठीक है। ये पूर्णांक का लफड़ा था। उसके बाद आ जाती है प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं। प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं क्या होती है? पहले हम देखी पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक। अब देखेंगे प्रमेय और अप्रमेय संख्या। प्रमेय और अप्रमेय संख्या, पहले देख लेते हैं प्रमेय। परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। जैसे कि हमने अब तक क्या देखा? हमने देखा माइनस वाले देख लिए, -1 देख लिया, जैसे बिना माइनस वाले देख लिए जिसका कोई माइनस ना प्लस कुछ होता, कुछ नहीं होता, जैसे शून्य। अच्छा, प्लस वाले भी देख लिए। अब क्या देखना रह गया? जो इनके बीच, जैसे 1 से 2 के बीच संख्याएं होती है ना, वो संख्याएं देखनी रहेगी अब, ठीक है, वो संख्याएं देखनी रहेगी। तो प्रमेय की परिभाषा क्या होती है? प्रमेय की परिभाषा होती है जो संख्या p बटा q की शकल में हो, p बटा q की शकल में हो। आगे समझाएंगे p बटा q कैसे। p बटा q की शकल में हो, q इज इक्वल नॉट टू जीरो, मतलब q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे p मान लिया हमने 2, और 2 के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या नहीं माना जाएगा? ये प्रमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। प्रमेय संख्या क्या है कि वे संख्याएं जो p बटा q की शकल में है, और q इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये होती है आपकी प्रमेय संख्या, ठीक है। प्रमेय संख्या जैसे p हमने मान लिया 2, और q मान लिया 1, ये भी एक प्रमेय संख्या है। सारी की सारी जो भी आपको संख्याएं नजर आती है, सारी की सारी प्रमेय संख्याएं हैं, सिर्फ अप्रमेय को छोड़कर। अप्रमेय के भी कुछ उदाहरण बताऊंगा, पहले प्रमेय को देख लीजिए। जैसे 1 हो गया, आपने सुना होगा कि सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है। जैसे 1 हो गया, 1 के नीचे भी 1 मिलेगा, तो ये भी प्रमेय संख्या है। p ये रहा, q ये रहा। कोई जरूरी नहीं है कि ये बराबर वो तो प्रमेय संख्या नहीं होगी, ये बराबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद जैसे 2 हो गया,
दो के नीचे भी एक होगा, तीन हो गया, तीन के नीचे भी एक हो गया। जैसे एक संख्या होगी 2/5, ये भी एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, इसमें शांत और अशांत आवर्ती हो सकता है। शांत और अशांत आवर्ती कैसे? कैसे? यदि हम 5 को 2 से भाग दें तो 0.4 आएगा, यही मुक जाएगा। ये होती है शांत आवर्ती, मतलब यही खत्म हो गया। एक होती है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती कैसी? जैसे कि हम 1/3 ले या 10/3 ले, 10/3 को यदि 3 से 10 को यदि 3 से भाग देंगे तो 3.33333, मतलब कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये होती है अशांत आवर्ती। बार बार रिपीट होने को अशांत आवर्ती कहते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो गया? सभी बिन, जो बिन आपको नजर आ रही है वो सभी परिमेय संख्या है, मगर उसका बिन का एक रूल है। उसका जो निचला हिस्सा है, उसका मतलब जो क्यू है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपकी सभी बिन क्या है? परिमेय संख्या। बिन, पूर्णांक और सभी बिन, सभी पूर्णांक, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। इसके बाद अप्रमेय संख्याएं देख लेते हैं। अप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमेय संख्या में क्या है कि इसमें बिन से अलग जो संख्या है, पहला तो हो गया पाई। पाई जिसमें अशांत अनावृत्ति होती है। अनावृत्ति कैसे? अनावृत्ति जैसे कि आ, हमने एक संख्या ले ली पाई। पाई का मान क्या है? 3.14। ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा और ये बढ़ेगा ना आगे जाके, तो ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। भी के पॉइंट के अंक रिपीट नहीं होते, पॉइंट के बाद के अंक, दशमलव अंक रिपीट नहीं होते, वो अप्रमेय संख्या होती है। पहला उदाहरण इसका पाई, कई बार पूछा गया है पेपर में कि पाई प्रमेय है या अप्रमेय है। उसके बाद सभी वर्गमूल वाले अंक, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, मगर वर्गमूल 4 नहीं आएगा, क्योंकि वर्गमूल 4 इज इक्वल टू 2, और 2/1 यदि हम करें तो ये प्रमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वर्गमूल 4 नहीं आएगा। सभी वर्गमूल वाले अंक जिसमें वर्गमूल पूरा पूरा न घटता हो, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, इस तरह सभी वर्गमूल वाले जो अंक है वो अप्रमेय है। और एक पाई अप्रमेय है जिसकी अशांत अनावृत्ति है, जो कभी शांत नहीं होती, जो कभी रिपीट नहीं होती। ठीक है, ये है आपकी अप्रमेय संख्याएं। फिर आ जाती है वास्तविक संख्याएं। पहले देखी थी नेचुरल, अब है वास्तविक। वास्तविक और नेचुरल अलग अलग होती है। वास्तविक, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वो होती है जो प्रमेय और अप्रमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बने, मतलब जिसमें प्रमेय भी आ गई, प्रमेय प्लस अप्रमेय, मतलब सारे पूर्णांकों को, बिनों को तो प्रमेय लेगी थी पहले, वो सारे पूर्णांक और बिन प्रमेय संख्या है। और उससे बचे जो अशांत अनावृत्ति वाले हैं, मतलब पाई और वर्गमूल वाले हैं, वो अप्रमेय में आ गए। मतलब सभी संख्याएं जो भी आपको नजर आ रही है वो वास्तविक संख्याएं हैं। अब संख्याओं की तुलना करें, सबसे छोटी होगी अपनी प्राकृतिक संख्या, सबसे कम संख्याएं हैं इसमें। उसके बाद पूर्ण संख्या, इसमें एक ज्यादा होगी, पूर्ण। उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद प्रमेय अप्रमेय, या फिर प्रमेय अप्रमेय नहीं करें तो प्राकृतिक संख्या है, मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक, ठीक है। ये इस तरह इनकी तुलना होगी। पहले सबसे कम संख्या किसमें आती है? प्राकृतिक में। उससे ऊपर आती है पूर्ण में। उससे ज्यादा आती है पूर्णांक में, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाती है। और फिर आती है वास्तविक संख्या, जितने सभी संख्याएं आ जाती है। इसके बाद वास्तविक संख्याओं के बाद आ जाती है अपनी सम और विषम संख्या। ये आपको पता ही होगी, बाकी एक बार बता देते हैं। सम वह विषम। सम का सीधा सा अर्थ है जो दो से भाग हो। भाग हो, जो संख्या दो से भाग हो वो सम संख्या, जो दो से भाग ना हो।
वो विषम संख्या है। जैसे कि 2 से भाग होने वाली जीरो, जीरो सभी से भाग हो जाती है, जीरो को एक पर छोड़ देते हैं। उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे एक एक अक्षर छोड़ के और आगे बढ़ते जाइए। 12, 14, 16, 18 ऐसे ये 2 से भाग होती है सभी संख्या। जैसे हमने ले ली एक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसका पिछला अंक 2 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 2 से भाग होगी, इसलिए सम संख्या है। उसके बाद विषम संख्याएं, इनको छोड़कर जो भी संख्याएं बचती है, मतलब दो तरह की संख्या होती है, एक तो सम, एक विषम। दूसरी संख्याएं बच जाती है अपनी विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, ये विषम संख्या है। उदाहरण सम और विषम आपको पहले ही पता होगी, बाकी सम और विषम एक बार बता दी कि जो 2 से भाग हो, जो 2 से स्टार्ट हो गई, एक एक अक्षर छोड़ के आए, वो सम संख्या है। और जो 2 से भाग ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, वो विषम संख्या है। ठीक है, इससे आगे आ जाती है भाज्य और अभाज्य संख्या है। पहले देख लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से, स्वयं से और किसी तीसरे से भाग हो, वो होती है भाज्य संख्या। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे 4 है, 4, 4 एक तो एक से ही भाग होगा, ये एक से तो सभी संख्या भाग हो जाती है। फिर 7 से भाग होगा, 4/4 करें तो बराबर है 1 आ जाएगा, वो सभी संख्या हो जाती है, बराबर है 1। और किसी तीसरे से किससे होगा? ये होगा 4/2, 2 से भाग होगा तो इसका आ गया 2। मतलब किसी तीसरे से भाग हो जाए, मतलब एक को और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरे से भी भाग हो जाए, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है, मतलब कि अभाज्य का छोड़कर सभी भाज्य ही बच जाती है। फिर आ जाती है अभाज्य संख्या, अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से और स्वयं से भाग हो, स्वयं से, एक स्वयं से भाग हो, किसी तीसरे से ना हो, से ना हो, मतलब किसी तीसरे से भाग ना हो। जैसे कि उदाहरण के लिए 2, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 है वो। सबसे छोटी सम संख्या भी 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। तो अभाज्य संख्या 2 है क्योंकि 2, एक तो एक से भाग होगी 2, मतलब 2/1 बराबर है 2, और एक 2, 2 से भाग होगी, बराबर है 1। ठीक है, एक तो 2 एक से भाग होगी, एक 2 से भाग होगी, और किसी से भाग नो, 2 जीरो आके छोड़ देते हैं हर चीज में, ना भाजन देखते ना भाजन जीरो को। जीरो को यदि देखेंगे तो इसका उत्तर निकल ही नहीं पाएगा। एक तो एक से होगी, ये एक 2 से होगी। इसमें क्या है, अभाज्य में क्या है? एक तो एक से हो या स्वयं से हो। 2 क्या होगी? स्वयं होगी, खुद से ही भाग हो रही है, और एक से ही भाग हो रही है, मगर किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं हो रही, इसलिए 2 अभाज्य है। इसी तरह 3 का है, इसी तरह आगे 5 का, फिर 7, फिर 9 नहीं है, 9 के बाद है 11, 9 नहीं है, 9 11 है, क्योंकि 9, 9 का केस देखें तो 9 एक तो एक से भाग हो रही है, एक 3 से भाग हो रही है, और एक खुद 9 से भाग हो रही है, मतलब 3 संख्याओं से भाग होगी है, इसलिए 9 का केस यहाँ नहीं मानेंगे। 9 को नहीं मानेंगे कि 9 भी एक अभाज्य संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में आगे 11, 13, इस तरह आप देख सकते हैं, जो खुद से और किसी अ, खुद से और एक से भाग हो, किसी तीसरे से भाग ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये थी भाज्य और अभाज्य संख्या। उसके बाद आगे बढ़ते सह अभाज्य संख्या। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद आ जाती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य होती है कोप्राइम। कोप्राइम संख्या क्या होती है? जिसमें एचसीएफ एक हो। एचसीएफ मतलब महत्व समावर्त, महत्व समावर्त्य, जिसका महत्व समावर्त्य सिर्फ एक हो, तो उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। कोई दो संख्या,
कोई दो संख्या जिसका महत्तम एचसीएफ एक हो उसको सहभाज्य संख्या बोलते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में क्या होता है कि जो दो संख्याएं सिर्फ एक से कटे, सिर्फ एक से भाग हो, मतलब कि जैसे उसके गुणनखंड करें, जैसे एक ले ली हमने 8, एक ले ली 15, जिसमें साझा अंक सिर्फ एक हो, जैसे कि 8 और 15 ले ली। यदि 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 के गुणनखंड ऐसे करते हैं हम गुणनखंड, 8 के गुणनखंड करें, दो, दो पे आ गया 4, फिर दो, फिर दो आ गया, फिर दो, और फिर एक आ गया, मतलब 8 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। फिर आगे 15, 15 के गुणनखंड करते हैं। 15 पहले कटेगा 3 पे, मतलब सबसे छोटी पे देखना हमें, 2 पे नहीं कट रहा तो 3 पे कटेगा, 3 पे आ गया 5, फिर 5 पे आ गया 1, मतलब यहाँ 15 का आ गया 3 गुना 5 गुना 1। इनमें कॉमन क्या हो गया, जैसे 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, एक इनका एचसीएफ है। जो कॉमन होता है ना वही एचसीएफ होता है, इसलिए कॉमन इनमें एक है। तो इस प्रकार ये सहभाज्य संख्या हो जाएगी। सहभाज्य संख्या ये जरूरी नहीं है कि आपकी पास वाली संख्याएं हो या पास लगती संख्याएं हो, या दोनों की दोनों अभाज्य होनी चाहिए, दोनों की दोनों बाध्य भी हो सकती है। जैसे 8-15 केस दिखाया मैंने, 8-15 में दोनों की दोनों संख्याएं बाध्य, बाध्य कहते हैं। जैसे 8, 8 एक विभाग होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है, मतलब 4 संख्याओं से होता है, इसलिए बाध्य है ये भी। और 15 की बात करें तो ये भी 1 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, 15 से होता है, ये भी 4 संख्याओं से होता है। इस प्रकार दोनों दोनों बाध्य संख्या है, मगर ये सहबाध्य संख्या है, क्योंकि एक जोड़ी की संख्याएं है ये, एक जोड़ी में संख्याएं दे रही है दोनों, और इनका एचसीएफ एक, एचसीएफ मतलब कॉमन इनका एक है, गुणनखंड में कॉमन एक है, इसलिए सहबाज्य संख्याएं हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं 8 और 9 का। 8 और 9 दोनों की दोनों बाध्य संख्या है, मगर एक जोड़े नहीं है, इसलिए सहबाज्य संख्या हो जाएगी। सहबाज्य कैसे होगी एक बार देखना पड़ेगा, मैं पहले इनके गुणनखंड करेंगे। 8 वही आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, फिर आ गया 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है, ये 9 का आ गया। 8 इज इक्वल टू ये हो गया, 9 इज इक्वल टू ये हो गया। और इनमें भी कॉमन क्या आया, इनमें भी कॉमन एक आया, इनमें कॉमन और कुछ आया नहीं। यदि इनमें कॉमन और कुछ आता, जैसे आगे उदाहरण देता हूँ आपको, इनमें कॉमन और कुछ आ जाता तो ये सहभाज्य नहीं रहती, ये हो जाती अलग समूह बन जाता है इनका, मतलब सहभाज्य संख्या नहीं रहती, इसलिए एक का एचसीएफ क्या आया, एक आया, इसलिए ये भी 8 9 भी सहभाज्य हो जाएंगी। जैसे हम अगले उदाहरण लेते हैं 6 का और 9 का। यदि 6 9 के गुणनखंड करें, 6 के गुणनखंड करें 2 गुना 3 गुना 1, और 9 के गुणनखंड करें 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है, इसमें एक भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, मतलब कि इसका जो एचसीएफ है वो 3 है, इसलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो सहभाज्य संख्या को आपका समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सहभाज्य संख्या से आगे एक कंसेप्ट रह गया संख्याओं में, मतलब संख्या पूरी होगी आपकी संख्याओं के प्रकार। एक संख्या प्रकार रह गया पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं। ये देख लेते हैं एक बार, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या क्या है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ये वीडियो खत्म हो जाएगी, इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, ठीक है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है। जैसे कि हम उदाहरण से समझ लेते हैं, पहले पूर्ववर्ती, 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 पूर्व में नाम, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, जो संख्या किसी संख्या से एक अंक पहले होती है वो पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे कि हमने 24 संख्या ले ली, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो इसमें से एक घटा देंगे पूर्ववर्ती निकालने के लिए, तो हो जाएगा 23, इसकी पूर्ववर्ती संख्या। और उत्तरवर्ती संख्या बाद वाली संख्या होती है। जैसे 24 का उदाहरण लें तो बाद वाली संख्या 24 प्लस 1 कितना हो गया 25, मतलब कि 24 की जो पूर्ववर्ती, 24 की 23 होगी पूर्ववर्ती और 25 होगी उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, और 25 होगी उत्तरवर्ती। उत्तर मतलब बाद का, पूर्व मतलब पहले का, उत्तर मतलब बाद का। बस एक अंक का फर्क होता है इसमें कि एक अंक पूर्ववर्ती, एक अंक पहले की पूर्ववर्ती होती है, एक अंक बाद की उत्तरवर्ती होती है, ये भी आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमें दे दिया कि एक संख्या 9 है, 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो इसमें से एक अंक घटा देंगे, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या पूछिए, एक अंक इसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद क्या आएगा 8, इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। यदि उत्तरवर्ती पूछिए तो उत्तरवर्ती हो जाएगी इसकी 10, उत्तरवर्ती हो जाएगी इसकी 10, एक बाद की संख्या, ठीक है। पूर्ववर्ती के नीचे लिख देता हूं पहले की, एक अंक पहले की, और
उत्तरवर्ती के नीचे लिख देता हूं, एक अंक बाद की, एक अंक बाद की। ठीक है, ये थी आपकी पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती सही है, और ये थी संख्याओं के प्रकार। इस तरह ये वीडियो होती है समाप्त। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ हमारा हरियाणा जीके का और इसलिए का बैच चल रहा है, यदि वो भी आपको वीडियो देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये वीडियो है, इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के बाद क्या है कि जैसे ये सारा तो मिलेगा ही आपको, उसके बाद इसके प्रश्न मिलेंगे और परीक्षा में उपयोगी कुछ तथ्य मिलेंगे, वो तथ्य आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद जो प्रश्न मिलेंगे उनके उत्तर देने हैं, उनके उत्तर अपने ईमानदारी से देने हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।